हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता पर चर्चा करेंगे। ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में है और इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रिएटिविटी पेपर 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, कुछ नया करना। तो क्रिएटिविटी इज अ फेनोमेनन whereby something somehow कुछ नया बनाया जाता है, जिसका कुछ वैल्यूएबल होता है, उसका मूल्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ नया बनाया जाता है किसी तरह से, मतलब किसी तरीके से कुछ नया का निर्माण करना जो पहले से नहीं है, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। सृजनात्मकता हमेशा नई चीज का निर्माण होता है। तो समथिंग न्यू, ये आइटम जो बनाया गया वो इनटेंजिबल हो सकता है, मतलब कोई आइडिया हो सकता है, कोई थ्योरी हो सकता है, कोई म्यूजिक का कंपोजिशन हो सकता है, या कोई जोक हो सकता है, या फिर फिजिकल भी, जिसको हम स्पर्श कर सकें। इनटेंजिबल मतलब कुछ आइडिया, साइंटिफिक थ्योरी जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं। तो वो हो सकता है कुछ नया आविष्कार, कुछ नया लिटरेरी वर्क, या कोई पेंटिंग जिसे हम छू कर भी देख सकते हैं। तो क्रिएटिविटी जो है वो क्रियो वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टू क्रिएट या टू मेक, कुछ बनाना या कुछ सृजन करना। स्पीयरमैन ने 1931 में क्रिएटिविटी को डिफाइन किया था कि क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड to create new contents by transforming relations and generating new correlates। मतलब नए सहसंबंध या कोई नया आइडिया बनाना, या कोई संबंध नया, कोई नई चीज का निर्माण जो कि मनुष्य अपने पावर से, अपने माइंड के पावर से, तो ह्यूमन माइंड के पावर से कुछ जब नया बनाया जाता है तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। डोरबल ने 1956 में डिफाइन किया था कि क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। ये किसी व्यक्ति की वो क्षमता होती है टू प्रोड्यूस कंपोजिशंस, प्रोडक्ट्स और आइडियाज, कुछ भी नया बनाने का जो कि बिल्कुल नया हो, पहले से वो चीज नहीं हो, बट मतलब उपस्थित नहीं हो, बिल्कुल नई कोई चीज का आविष्कार करना। विल्फर्ड ने बताया कि क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज, कुछ ऐसे विचार प्रोड्यूस करना जो कि नए भी हों और यूजफुल भी हों, थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के द्वारा, मतलब इसमें एक बहुत सारे आइडियाज आते हैं, उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो कन्वर्जेंट मतलब इसका एक आंसर हो, डाइवर्जेंट में बहुत सारे नए नए जिसमें विचार प्रकट किए जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं, तो उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं, जो एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो विल्फर्ड ने बताया डाइवर्जेंट मतलब कि थिंग्स आर डिफरेंट, जब थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग विचार, अलग अलग चीजें जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, वैसे आइडियाज जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे हम डाइवर्जेंट आइडियाज भी कहते हैं। क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी को हम डिस्टिंग्विश बाय नोवेल्टी, इसको हम नएपन के साथ जोड़ते हैं, नया होता है, मौलिकता के साथ जोड़ते हैं, ओरिजिनल होता है, नया होता है, मौलिक होता है, और वो एक नई खोज होती है। क्रिएटिविटी माइंड का एक पावर है जो नए आइडियाज और थॉट का निर्माण करता है। ये आपको मदद करता है नई चीजें और विशेष चीजों को की कल्पना करने में। तो ये गोल डायरेक्टेड थिंकिंग होता है। क्रिएटिविटी जो है ना, सृजनात्मकता एक लक्ष्य निर्धारित थिंकिंग होता है, सोच होती है जो कि अनयूजुअल होता है और नया होता है और उपयोगी होता है। इसी से बहुत सारे क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता को प्रभावित करते हैं, और वो ऐसी सृजनात्मकता को ऐतिहासिक सृजनात्मकता की संख्या की जाती है। हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी कहा जाता है, जैसे मोनालिसा बिल्कुल नया थॉट था, बिल्कुल नया क्रिएशन था। द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बिल्कुल नया आइडिया था, नया थॉट था। द लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारी जो आइडियाज थे वो पहले कभी नहीं सोचे गए थे
और ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता को उसने बिल्कुल से बदल डाला। और इनका जो मानव सभ्यता को उनके हर क्षेत्र में इन सिद्धांतों से बदलाव आया। तो ये चीजें जो थी ये पहले नहीं थी और बिल्कुल ये नई खोज थी, और जिसने मानव सभ्यता को बहुत बड़े तौर पर प्रभावित किया। ठीक है, अगला हम देखते हैं डेफिनेशंस, या उन्होंने स्टर्नबर्ग ने 2006 में 5 कॉमनलिटीज इन रिसर्च ऑफ क्रिएटिविटी बताया, 5 चीजों को बताया जो कि क्या क्या है। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स थिंकिंग दैट एम्स एट प्रोड्यूसिंग आइडिया और प्रोडक्ट को सोचने में या प्रोड्यूस करने में जो थिंकिंग मदद करता है वो बिल्कुल नई थिंकिंग, और ये लोगों क्रिएटिव लोग जो होते हैं उनको कंपेयर करता है सोचने के लिए, कुछ नया निर्माण करने के लिए, नई चीजें बनाने के लिए, नया प्रोडक्ट, नया आइडिया देने के लिए। क्रिएटिविटी का जो स्थिति है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब किसी क्षेत्र में स्पेशल उसका महत्व होता है। मतलब कि डोमेन, कोई भी डोमेन हो सकता है, वो स्किल हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, किसी भी एरिया में नॉलेज, एक्सपर्टाइज, इंटेलिजेंस, इससे डोमेन जनरल, डोमेन स्पेसिफिक, कोई विशेष एरिया, कोई विशेष स्किल, कोई जनरल नॉलेज या किसी इंटेलिजेंस के से रिलेटेड एलिमेंट इसमें कि ये कुछ स्पेसिफिक नॉलेज क्रिएट कर जिसके पास होता है, या कुछ ये मतलब कोई भी चीज नया बनाने के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे स्किल और इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है ताकि वो क्रिएटिविटी कर सके। वो अलग अलग नॉलेज, अलग अलग डोमेन को पकड़कर अलग स्किल के साथ मिलकर कुछ नया निर्माण होता है। ये क्रिएटिविटी मेजरेबल होता है, कुछ हद तक हम क्रिएटिविटी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड एंड प्रमोटेड, मतलब क्रिएटिविटी हम निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई क्रिएटिव बच्चा है तो उसकी क्रिएटिविटी को हम उस तरह का एनवायरनमेंट देखकर उसको क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी जो है हाईली रिवार्डेड नहीं होती, क्योंकि ये थियोरी में इसका बहुत महत्व है, लेकिन जनरल प्रैक्टिकल में इसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। क्रिएटिविटी का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये क्या है कि क्रिएटिविटी किस तरह से आता है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो ये सब इंटरैक्शन से होता है, आपस में बातचीत करने से होता है। क्रिएटिविटी है जो आइडिया को और ऑब्जेक्ट्स का संश्लेषण करता है, सिंथेसाइज करता है, अलग अलग आइडियाज को मिलाकर कुछ नया चीज बनाता है। इट इज द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडिया, थ्योरी या ऑब्जेक्ट, कुछ नया बनाने का है। एबिलिटी टू डेवलप कुछ नया जो कि बिल्कुल मौलिक हो, ओरिजिनल हो, समथिंग ओरिजिनल मौलिक होता है। ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी। क्रिएटिविटी एक प्रोसेस भी है और उससे एक प्रोडक्ट भी है, बनाया वस्तु है। क्रिएटिविटी अपने आप में प्रोडक्ट भी है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस, जटिल है और गतिशील है। यह इट नीड्स नो स्पेशल मीडियम, प्लेस और पर्सन और टाइम। इसके लिए क्रिएटिविटी के लिए कोई स्पेशल मीडियम नहीं चाहिए, ना प्लेस, ना पर्सन, ना कोई टाइम, कोई। और ये किसी भी चीज से ऐसा नहीं जुड़ा है कि बहुत हाई फाई फैमिली वाले बच्चे ही क्रिएटिव होंगे और कम ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्रिएटिव नहीं होंगे। ऐसा मैंने इस पर रिसर्च किया है, तो क्रिएटिविटी पे मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये पाया, मैंने 2 स्कूल के बच्चों पर रिसर्च किया था, डिसर्टेशन मेरा था एमएड का, तो उसमें मैंने बनाया था क्रिएटिविटी एंड पेरेंटिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो उसमें एक सरकारी स्कूल के बच्चों का ग्रुप लिया था और एक पब्लिक स्कूल के बच्चों का। तो दोनों बच्चों में मैंने देखा कि सरकारी स्कूल के बच्चे ज्यादा क्रिएटिव निकले। और ये भी एक चीज है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्रिएटिव हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिव साथ साथ नहीं होते। ये हो सकता है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट हो क्रिएटिव भी हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट हो ही।
इट इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। क्रिएटिव जो होते हैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नया सोचते हैं और वो डेयरिंग होते हैं। तो ये क्रिएटिव पर्सनालिटी जो होती है बच्चों की, उसका क्या क्या खासियत है, तो वो एडवेंचरस होते हैं, मतलब वो डरते नहीं हैं, नीडर होते हैं, एडवेंचर करते हैं, नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और वो जिज्ञासु होते हैं, नेचर से जिज्ञासु होते हैं और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो इच्छुक होते हैं, डिजायरस टू एक्सेल किसी भी क्षेत्र में। इंट्यूटिव होते हैं, उनका अंदर से इंट्यूशन मिलता है कुछ करने की, इसलिए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब है कि वो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। कॉन्फॉर्मिस्ट जो होते हैं वो जैसे लोग चल रहे हैं उसी तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव होते हैं वो लोगों के से हटकर, लीड से हटकर चलते हैं। विजनरी होते हैं, उनका ग्रेट प्लान होता है फ्यूचर के लिए, रिस्क लेने को तैयार होते हैं और टू एक्सप्लोर एंड इन्वेंट, एक्सप्लोर करने के लिए और इन्वेंट करने के लिए ये तैयार रहते हैं। रंको ने 2007 में क्रिएटिविटी के डेफिनेशन को बताया था कि यह कुछ नया और उपयोगी बनाने के कार्य को क्रिएटिविटी कहा और इसे प्रोडक्ट डेफिनेशन, जब कुछ नया चीज बना, जहां आइडिया नहीं बना, तो सामान नया बन गया, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी। लेकिन उनका कहना था कि क्रिएटिव थिंकिंग डिड नॉट एसेंशियली, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव थिंकिंग से टैंजिबल चीज ही बने। मोनालिसा टैंजिबल था, लेकिन थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बना क्रिएटिविटी का ही वो एग्जाम्पल है, तो वो टैंजिबल नहीं था, उसको छू नहीं सकते थे। rather the process should be more focused defining creativity। इसलिए क्रिएटिविटी में प्रोडक्ट बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन कि केवल टैंजिबल जो चीजें दिखती हैं जिसको हम छू सकते हैं वैसा ही चीज बनना ही क्रिएटिविटी नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी में कुछ भी निर्माण करना, आइडियाज या थ्योरीज या कुछ स्किल्स डेवलप करना भी क्रिएटिविटी होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग की प्रक्रिया को बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उनके रिसर्च ने कहा कि क्रिएटिविटी क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी प्रोसेस है। मतलब कि कुछ भी आप नया करते हैं, कुछ बिल्कुल नया है, जिस क्षेत्र में आप प्रवेश करके कुछ करना चाहते हैं, तो वो क्या है कि उसका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, साधारण, और ये साधारण प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। तो ये किसने कहा, स्मिथ, वार्ड और फिंके 1995 में कहा। ये प्रोसेस जो है क्रिएटिविटी का, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है कि इमेजिनेटिव, इन्वॉल्विंग इमेजिनेशन, सिंस इट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग समथिंग ओरिजिनल। तो क्योंकि कुछ नया बनाना है, तो इसलिए एक बिल्कुल कल्पना शक्ति से बनाया जाता है, इसकी उपज कल्पना से होती है, क्योंकि हम किसी चीज को देखकर उसके आधार पर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, इसलिए इट इज ओरिजिनल, इट इज पर्पसफुल, वो उद्देश्यपूर्ण होता है। क्रिएटिविटी इज इमेजिनेशन, जिसमें कि एक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक परिणाम तक ले जाते हैं, अंत तक ले जाते हैं। हमारी क्रिया जो हम प्रक्रिया शुरू करते हैं उसका एक रिजल्ट होता है, उसे अंत तक लाते हैं। ये क्या है कि ओरिजिनल, कुछ नया चीज, कुछ मौलिक चीजों का निर्माण होता है, जिसका आधार क्या होता है, हमारा खुद का प्रीवियस वर्क। जो क्रिएट करता है उसका प्रीवियस वर्क पर आधार करके कुछ नई मौलिक रचना होती है। तो ये प्रीवियस आउटपुट किसी पार्टिकुलर फील्ड में होता है या अपने ग्रुप का होता है, उसके आधार पर हम कुछ नई चीज का निर्माण करते हैं। वैल्यू, इसका मूल्य होता है और इसका एक उद्देश्य होता है। क्रिएटिविटी केवल आइडिया का जनरेशन नहीं है, बल्कि उसका इवैल्यूएशन भी, मूल्यांकन है कि कौन सा, बहुत सारे आइडियाज आए, उसमें से सबसे एडिक्वेट कौन है, सबसे उपयोगी कौन है, उसका मूल्यांकन करके उसको आगे बढ़ाना होता है। क्रिएटिविटी को दो तरह का बताया गया है। पहला है लिटिल सी क्रिएटिविटी, और जो कि एवरीडे लोग कुछ नया सोचते हैं, और बिग सी क्रिएटिविटी में होता है एमिनेंट क्रिएटिविटी। ये दो फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो इंटरपर्सनल और हिस्टोरिकल जजमेंट्स ऑफ नोवेल्टी, एप्रोप्रिएटनेस एंड लास्टिंग इम्पैक्ट के होते हैं।
तो ये क्या है, ये दोनों क्रिएटिविटी से जो चीजें तैयार होती हैं तो वो आपसी जजमेंट से कुछ नया निर्माण होता है और जो बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है। क्रिएटिविटी के दो सिद्धांत हैं, पहला है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इन्वेस्टमेंट थ्योरी का मतलब है रचनात्मकता का सिद्धांत, ये इन्वेस्टमेंट हो गया रचनात्मकता, इसको सृजनात्मकता भी हम कह सकते हैं। और कॉन्फ्लुएंस का मतलब हुआ संगम सिद्धांत, हिंदी में इसे संगम सिद्धांत कहा जाता है। ये दोनों सिद्धांत को हम देखते हैं, क्रिएटिविटी का सिद्धांत है। स्टर्नबर्ग ने 2006 में इन्वेस्टमेंट और कॉन्फ्लुएंस थ्योरी को लाया क्रिएटिविटी को समझने के लिए। तो किसने लाया, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हु हैज गिवन इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ creativity, so you have to write कि Sternberg has given the theory in 2006। तो इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या बोलता है कि क्रिएटिविटी रिक्वायर्स ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ 6 डिस्टिंक्टिव बट इंटररिलेटेड रिसोर्सेज। तो क्रिएटिविटी में किसका संगम चाहिए, 6 रिसोर्स का, 6 संसाधनों का संगम। संगम मतलब क्या होता है, मिलना आपस में, इंटररिलेटेड रिसोर्सेज का संगम मतलब मिलना, एक जगह लाना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जब ये 6 एबिलिटीज होती हैं तब क्रिएटिविटी होती है। तो पहला है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, दूसरा है नॉलेज, स्टाइल ऑफ थिंकिंग, पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड एनवायरमेंट। ये 6 मिलकर क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को लाते हैं, सृजनात्मकता को जन्म देते हैं। और the levels of these resources are source of individual difference। अब जो ये सारी जो एबिलिटीज हैं जो 6 लिया गया, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, नॉलेज, स्टाइल ऑफ थिंकिंग, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन एंड एनवायरमेंट, ये सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। वहां पर क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हर दो मतलब आपस में दो व्यक्ति का एक जैसा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं होगा, नॉलेज भी नहीं होगा, एक जैसी स्टाइल ऑफ थिंकिंग नहीं होती है, घर के लोगों की भी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, पर्सनैलिटी सबका अलग अलग होता है, सबके मोटिवेशन भी अलग अलग होते हैं। और एनवायरमेंट एक हो सकता है, लेकिन उस एनवायरमेंट का भी असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। तो often the decision to use resources is the more important source of individual difference। और उसके अलावा, इन सब के अलावा भी ये रिसोर्सेज जो है लोगों के पास, वो रिसोर्स को किस तरह से यूज कर रहे हैं, ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो मतलब सब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मान लीजिए घर में सबको है, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो एक से हटकर चलना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिशनल पाथ पर चलते हैं, जो नौकरी करके एक सिक्योर लाइफ करना चाहते हैं, और जो क्रिएटिव होते हैं वो अलग पाथ चुनते हैं जो इसको कोई नहीं चला, लेस ट्रेडेड पाथ, जिस पर बहुत कम लोग चले हों या नहीं चले हों, उस पाथ पर वो जाना चाहता है, कुछ नया कर भी लेना चाहता है। तो ये रिसोर्सेज होने के बाद भी व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व होता है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता अपना रोल अदा करती है। तो फिर कोई व्यक्ति क्रिएटिव होता है, कोई ट्रेडिशनल होता है। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता का सिद्धांत जो है, सृजनात्मकता ये हो गया क्रिएटिविटी का रचनात्मकता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत ये बताता है कि क्रिएटिविटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग टाइम एंड अदर नेसेसरी रिसोर्सेज इन ए क्रिएटिव प्रोसेस। यहाँ इन्वेस्ट क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का थ्योरी हमें बता रहा है कि हम जब टाइम इन्वेस्ट करते हैं और कुछ जो मेरा नेसेसरी रिसोर्सेज जो अभी हमने देखा, थिंकिंग, नॉलेज, एबिलिटी, स्टाइल ऑफ थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये सारा चीज जो है, तो हम किसी क्रिएटिव प्रोसेस में लगाते हैं। तो रिसोर्स दैट वी हैव टू डेवलप, जो रिसोर्स को हमें डेवलप करना है या इन्वेस्ट करना है, वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमने अभी तुरंत डिस्कस किया। उसमें इंटेलेक्चुअल स्किल, नॉलेज, थिंकिंग स्किल, एनवायरमेंट, मोटिवेशन, ये सारी चीजें थी। तो हम देख रहे हैं कि वो रिसोर्स जो है उसको पहले एक एक करके देखते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज दोनों एक ही चीज है, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, एक ही चीज को बदला रहा है। तो व्हाट मैटर्स is not only the skill to conceive new ideas, to inspect problems in novel ways, but also the skill to present it and persuade others to adopt it. Intellectual skill या एबिलिटीज की कब क्यों जरूरत है, क्योंकि
कोई भी नए आइडिया को हम कंसीव करते हैं, मतलब हम जनरेट करते हैं। हम तो अगर कोई नया आइडिया मुझे आया तो, या किसी भी प्रॉब्लम को हम नए तरीके से देखते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नए तरीके से निकालते हैं, कि ऑल्सो क्रिएटिविटी। और जब हम उसको सोचते हैं नए तरीके से, तो फिर हमें उसका स्किल चाहिए कि हम इस चीज को लोगों को कैसे इस लोगों के सामने लाएं कि लोग हमसे कन्विंस हों और उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। तो मतलब हम लोगों को से अपने आइडियाज से कन्विंस कराएं और उनको परसुएड भी करें ताकि वो हमारे आइडियाज को अडॉप्ट करें। दूसरा है नॉलेज। तो इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए कि नया चीज को, नए आइडियाज को कंसीव कर सकें हम और लोगों को नए तरीके से समस्या का समाधान खोजें और उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करें और लोगों को परसुएड करें कि लोग हमारे आइडियाज को अडॉप्ट करें। दूसरा है नॉलेज। अभी इतने सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, सारे तो स्किल्स बेस्ड हैं, सारे क्रिएटिव हैं। तो ये क्रिएटिविटी क्या है कि पहले नई कोई चीज नहीं आती है तो लोगों को एक्सेप्ट करना, समझना, उसमें दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे लोगों कन्विंस होते हैं, फिर उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द कितनी नई नई चीजें आ रही हैं, कितने नए क्रिएटिव खोज हो रहे हैं, कितनी सारी चीज। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर नॉलेज। There is delicate balance here. We should be aware of the work done so far to solve the problem. At the same time, we must not occupy ourselves with them so much that we lose. अब क्या है कि अब हमें यहाँ पर बैलेंस करना है कि हमें जो नॉलेज है कि जो भी काम हम कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम इतना ज्यादा उस काम को करने में ना इन्वॉल्व इतना हो जाए कि ताकि हम कुछ नया सोच ही ना पाए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है कि नया सोचना, कुछ नया, जो चीज हमारे पास आइडिया है उससे अलग हटकर सोचना, कुछ नया सोचना। तो इसको दैट वी बिकम प्री ऑक्यूपाइड और बाइस्ड बाय द, तो जो भी प्रपोज सॉल्यूशंस है हमको उसी में संतुष्ट ना हो जाए, उसी में उलझ कर न रह जाए कि कुछ नई सोच हम कर ही नहीं पाए। तो नई थिंकिंग जब हम करेंगे, नया नॉलेज जब लाएंगे, तभी उनकी क्रिएटिविटी होगी। फिर थिंकिंग स्किल्स, दिस इज सिंपल, जस्ट चूज टू थिंक अबाउट थिंग्स। ठीक है, थिंकिंग स्किल मतलब है कि आप चीजों के बारे में सोचें, टाइम दें उस पर, सोचें और उस पर ऑब्जेक्टिवली सोचें। ये नहीं कि उसका मतलब कुछ रिजल्ट है, कुछ उसमें मतलब सारगर्भित सोच हो। प्रेजुडिस, आप अगर किसी चीज से मतलब कुछ आपकी मान्यताएं हैं तो उसको छोड़ें, और बायसेस हैं कुछ आपकी, तो बायसेस को छोड़ें अपनी थिंकिंग में। कोई चीज से आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, जैसे आप ग्रस्त हैं कि नहीं ये मतलब जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, आप उसी मान्यता को मानने वाले हैं, तो नई सोच आप कैसे करेंगे? थिंकिंग स्किल आपकी तब डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आप उस परंपरा से बंधे रहेंगे तो कोई नई चीज को एक्सेप्ट करने में आपको टाइम हो, आपको मतलब दिक्कत होगी। इसलिए अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर और अपनी जो आपकी बायसनेस है उसको छोड़कर कुछ नया चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तब आप क्रिएटिव हो पाएंगे, कुछ नया खोज पाएंगे। फिर अगला है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है कि आपका थॉट का कन्विक्शन, मतलब क्या है कि मिडिल ग्राउंड, रिकंसाइल, आपको विलिंगनेस की आप कौन सा रास्ता पर चलेंगे, तो एक्सट्रीम करने की, या तो यस या तो नो। देयर शुड बी मिडिल पाथ सो दैट कि यू कैन टेक एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में ना चलकर बीच का पाथ लें, ताकि आप मिडिल ग्राउंड में आपका कन्विक्शन जो है, आपका थॉट जो है वो कहीं कहीं पर एडजस्ट करने के लिए तैयार हो। कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है आपके मन में या लोगों से, उसको आप रिकंसाइल कर सके, उसको खत्म कर सके, संघर्ष को। प्रेजेंट द आइडियाज, अपने आइडियाज को लोगों को एकदम कन्विंसिंग वे में इस तरह से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करें कि लोग आपके आइडियाज से सहमत हों, और किसको जो आपके आइडियाज का विरोध कर रहा है वो भी आपसे सहमत हो जाए। आप अपने विचारों को इतने अच्छे तरह से प्रेजेंट करें तो इसके लिए आपके व्यक्तित्व में वो ऑरा होना चाहिए, वो पावर होना चाहिए। नॉट गेटिंग कैश बाय द रिजेक्शन, और कोई रिजेक्ट कर रहा है आपके व्यूज को तो उससे आपको हतोत्साहित नहीं होना है और छोड़ नहीं देना अपने आइडियाज को।
बट मेकिंग इंक्रीमेंटल एफर्ट्स टू फाइंड ए ब्रेक थ्रू। आप अपना नया जो आइडिया पे काम कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ते जाएं ताकि कुछ एकदम अनूठा चीज, कुछ अनोखा आप क्रिएट कर सके। मोटिवेशन, मोटिवेशन यहाँ पर जब क्रिएटिविटी में आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आप नई चीज करने जा रहे हैं और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं सब व्यक्ति आपके विचार को, आपके आइडियाज को समझ पाए। जब तक वो समझेगा तब तक आपको वो रिजेक्ट करेगा, आपका रिडिक्यूल करेगा। बट यू हैव नॉट टू लूज योर होप, यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपका मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, खुद को मोटिवेट करते रहें और ट्रूली क्रिएटिव इन फाइंडिंग सॉल्यूशन। आप कोई भी नई चीज जब करते हैं तो आपको सेल्फ मोटिवेशन ही आपको आगे बढ़ाता है, नहीं तो ये पब्लिक कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करती है। आपकी चीजों में कमियां दिखाती रहेंगी तो आप हताश होकर अगर छोड़ देंगे तो आप नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो द एनवायरमेंट कैन बी मोटिवेटिंग बट व्हाट ट्रूली डिफरेंशिएट क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट इज टू फॉल इन लव विद। सो जो आप काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, इट शुड बी यू शुड लव इट लाइक योर चाइल्ड। अपने बच्चे की तरह उसको पनपने दें, उसको नर्चर करें, उसका केयर करें, उसको क्रिएट करें और चैलेंज को एक्सेप्ट करके और अपनी जेन्युइन इंटरेस्ट से काम करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएटिव होगा, सक्सेसफुल होगा, पर्पसफुल होगा। Environment should have reward system to eventually spot and encourage those creative people. अब environment का आपका social environment इस तरह का होना चाहिए, political environment ये होना चाहिए कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए और उनको अवार्ड दिया जाए। रिवॉर्ड, ऐसे क्रिएटिव पीपल को रिवॉर्ड दिया जाए। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, आत्मनिर्भर ऐप बनाने वालों को सरकार की तरफ से मोटिवेट किया गया और करीब 2600 ऐप्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से हर फील्ड के ऐप को जिन्होंने नया कोई काम किया, नया क्रिएटिव काम किया, उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया, उनको अवार्ड भी दिया गया। तो ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि क्रिएटिविटी आगे बढ़ती है। वो इन्वेस्टमेंट थ्योरी, इसमें क्या हुआ कि आपके 6 रिसोर्सेज जो हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, स्किल, मोटिवेशन, नॉलेज, एनवायरमेंट, पर्सनैलिटी, सबको मिलाकर आगे बढ़े और कुछ नई चीज लाएं। अब अगला है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस थ्योरी क्या बताते हैं? संगम सिद्धांत। इसमें क्या है कि ये कॉन्फ्लुएंस सिद्धांत ये इसलिए बना था ना कि ये बताता है कि इफेक्ट ऑफ बर्थ ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस ऑन लास्ट चाइल्ड। जो लास्ट बच्चा होता है ना, बर्थ ऑर्डर जैसे 4 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए किसी घर में, तो ये कॉन्फ्लुएंस सिद्धांत इस आधार पर डेवलप किया गया था कि ये देखना चाहता था कि बच्चे की इंटेलिजेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बर्थ ऑर्डर में जो लास्ट बच्चा होता है उसके इंटेलिजेंस के प्रभाव को देखने के लिए सिद्धांत लाया गया था। तो ये हम इसे देखते हैं कि थ्योरी हमें क्या बताता है। कंसर्निंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 6 कंपोनेंट्स, तो हमने 6 कंपोनेंट्स देखा क्रिएटिविटी का, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, स्किल्स, एनवायरमेंट, पर्सनालिटी, ये सारी चीजों को जो हम देखा। क्रिएटिविटी इज हाइपोथेसाइज्ड टू इन्वॉल्व मोर देन अ सिंपल सम ऑफ पर्सन्स लेवल ऑन ईच कंपोनेंट। 6 जो कंपोनेंट जो हमने देखा पिछले स्लाइड में, तो उसका क्या है, वो सम है, सबको मिलाकर, हर कंपोनेंट को मिलाकर एक क्रिएटिविटी जो है वो सब कंपोनेंट को मिलाकर एक लेवल है, एक लेवल तक पहुंचना है। तो क्या है कि बहुत सारे देयर मे बी थ्रेशोल्ड्स फॉर सम कंपोनेंट्स, मतलब कुछ कंपोनेंट्स के लिए वहां पर दरवाजा हो सकता है। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, इसमें एंटर करने का जो चौखट होता है, देहरी जिसको हम कहते हैं, तो वो हर कंपोनेंट का कुछ थ्रेशोल्ड हो सकता है नॉलेज जैसे लिए। तो नॉलेज है उस बिलो विच क्रिएटिविटी इज नॉट पॉसिबल रिगार्डलेस द लेवल ऑफ अदर कंपोनेंट्स। तो नॉलेज अगर आपका नॉलेज कम होने से क्रिएटिविटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए उस क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है, सेकंड है, पार्शियल कंपनसेशन में अकर इन विच स्ट्रेंथ ऑफ वन कंपोनेंट मोटिवेशन काउंटरएक्ट्स वीकनेस ऑफ अदर कंपोनेंट। जैसे आपका मोटिवेशन जो है अगर बहुत हाई है, तो अगर एनवायरमेंट नहीं है, लोग आपको एनकरेज नहीं कर रहे हैं, आपको अवार्ड नहीं मिल रहा है आपके कार्य के लिए,
तो ये क्या है कि यहाँ पर पार्शियल कंपनसेशन हो जाएगा कि क्योंकि हाई मोटिवेशन होने पर, एनवायरमेंट नहीं होने पर भी आप उस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं। फिर थर्ड है इंटरैक्शंस में अकर बिटवीन कंपोनेंट, जैसे इंटेलिजेंस और मोटिवेशन के बीच इंटरैक्शन होगा तो हाई लेवल जब इंटेलिजेंस भी होगा और मोटिवेशन भी होगा तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा क्रिएटिविटी को और क्रिएटिविटी बढ़ेगा। तो इंटेलिजेंस और मोटिवेशन अगर दोनों हाई है तो क्रिएटिविटी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है कि अगर एनवायरमेंट ऐसा नहीं है जो आपको एनकरेज करे फिर भी आपका मोटिवेशन हाई है तो क्रिएटिविटी बढ़ेगा। और ये क्या बता रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसा है कि क्रिएटिविटी में दिक्कत होती है अगर आपको जिस क्षेत्र में काम करना है उसका नॉलेज नहीं है। तो आगे हम देखते हैं ये तो एट द लेवल ऑफ एक्सप्लिसिट थ्योरी जो है वो एमेगल का कहना है कि क्रिएटिविटी एक कॉन्फ्लुएंस है, किसका संगम है, किसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, डोमेन रेलिवेंट नॉलेज, मतलब डोमेन रेलिवेंट नॉलेज का मतलब हो गया कि स्किल, इंटेलिजेंस और एक्सपर्टीज, ये सारा चीज नॉलेज, ये हो गया डोमेन रेलिवेंट नॉलेज। और एबिलिटीज, क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल, जो भी आपको काम करना है वो उसमें क्या क्या होता है, क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल में क्या होता है, एक कॉग्निटिव स्टाइल जो कि कोपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ब्रेकिंग वंस मेंटल सेल्फ ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। और क्या है कि इसमें आपका कॉग्निटिव स्टाइल जो है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो आपको जटिलताएं झेलनी पड़ रही हैं तो उसमें आपका प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपका मेंटल सेल्फ जो है उसको आप क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे और उस स्थिति में और इन्वॉल्व करेंगे। दूसरा है नॉलेज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स फॉर जनरेटिंग नोबल आइडियाज। तो ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी अनुमान या कोई भी अप्रोच जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच होता है वो आप उससे रिलेटेड अप्रोच अपनाएंगे ताकि आप नए आइडियाज क्रिएट कर सकें और काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच आप कर सकेंगे। मतलब क्या, काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच, जब किसी भी चीज को आप काम करने जा रहे हैं, कुछ नया आइडिया निकालने जा रहे हैं, कुछ नया चीज आप रिलेट करने जा रहे हैं, टास्क रिलेटेड नॉलेज, स्किल, एबिलिटी को डेवलप करने जा रहे हैं, तो काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच का मतलब है कि आपको यहाँ आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए कि आपका अप्रोच है कि आप किस औरों से अलग सोचते हैं, यू थिंक डिफरेंटली। मतलब आप औरों से अलग हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ये चीज आप इस अप्रोच से काम करेंगे तो आपका काम रुकेगा नहीं। वर्क स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेटेड एफर्ट, द एबिलिटी टू सेट असाइड। मतलब यहाँ पर है कि आपका काम जो है वो कंसंट्रेशन से होना चाहिए, बिना ब्रेक का होना चाहिए और आप उस काम में लगे रहेंगे। तो ये हो गया कॉन्फ्लुएंस थ्योरी का ये सब। आप इसमें क्या है कि आपका सारा क्रिएटिविटी क्या होगा, संगम होगा। किसका संगम होगा, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, डोमेन रिलेटेड में मैं आपको ये दिखाना है कि आप लोगों से अलग हैं, आप डिफरेंट हैं, आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल नया काम कर रहे हैं, इसलिए आपका अप्रोच अलग है, आपका पर्सनालिटी अलग है, आपका मोटिवेशन अलग है। तो गिलफोर्ड ने 1986 में बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बहुत सारा सॉल्यूशंस खोजना, माने बहुत। तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग which emphasizes fluency, flexibility and originality and elaboration. डाइवर्जेंट थिंकिंग में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो कि आप एक परंपरावादी सोच से हटकर आप एक नई थिंकिंग दे रहे हैं, अलग एक से हटकर थिंकिंग है जिसमें फ्लुएंसी भी है, जो किस पर जोर देता है, फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब फ्लुएंसी का मतलब है
कि वो बिना रुके आइडियाज आ रहे हैं, सोच आ रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो लचीले हैं, उनमें सुधार की संभावना है। ओरिजिनलिटी का मतलब मौलिकता है, और एलाबोरेशन का मतलब उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो गिलफोर्ड का कहना है कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसा नहीं है। बिकॉज क्या है, क्रिएटिविटी रिक्वायर्स सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम्स एज वेल एज रीडेफिनेशन एबिलिटीज व्हिच इंक्लूड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट, reinterpretation and freedom from functional fixedness in driving unique solutions। क्या है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग दे रहा है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो क्या है कि वो प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ उसको नए तरीके से डिफाइन कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है और उसमें परिवर्तन ला रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है थॉट का, क्योंकि नई चीज आ रही है ना और उसको नए तरीके से रीइंटरप्रेट कर रहा है। तो इसमें जो फंक्शनल फिक्सनेस था पहले से जो चला रहा था उससे हटकर ये कोई नया सोल्यूशन ला रहा है। तो इसलिए टर्नर्स टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है। और इस फर्दर रिवीजन में बताया गया कि 6 कंपोनेंट्स ऑफ जो क्रिएटिविटी है उसमें ये जो कंपोनेंट्स है या एस्पेक्ट्स है क्रिएटिविटी का, वो क्या मैं बताया उसमें उन्होंने टर्नर्स टेस्ट में क्या क्या बताया। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब कि रेलिवेंट आइडियाज फ्लुएंट है, आता जा रहा है, कितने ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉट ओनली लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज, आइडियाज और सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन ही लाना नहीं है, बल्कि क्या है कि वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन लाना है और उसके अलावा उसमें अगर परिवर्तन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है तो वो भी करना, फ्लेक्सिबल होना। उसके बाद मौलिकता क्या बता रहे हैं, मौलिकता बता रहा है ओरिजिनलिटी जो है कि नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट आइडियाज shows an ability to produce uncommon। क्या हो रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट पर इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं जो कि अनकॉमन है, पहले जिसको कोई सोचा नहीं था, उस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो ये मैंने जो टेस्ट कराया था तो उसमें क्रिएटिविटी का जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट था, जो इन्वेंट्री था, उसमें क्या था ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि आपके स्कूल को पहिया लग जाए तो आपकी क्या कल्पना है, स्कूल कहाँ जाए, इस तरह के ऑप्शंस दिए होते थे। तो उसमें सबसे एब्सर्ड ऑप्शंस आते थे और सबसे मतलब बिल्कुल नया जो कभी सुना नहीं था उस टाइप के आंसर्स को सबसे ज्यादा मार्क्स दिया जाता था, उसे सबसे ज्यादा क्रिएटिव माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल होता था, ओरिजिनलिटी। फिर एलाबोरेशन, द नंबर ऑफ एडेड आइडियाज डिमॉन्स्ट्रेट सब्जेक्ट्स एबिलिटी टू डेवलप एंड एलाबोरेट ऑन आइडियाज। जब आप क्रिएटिविटी टेस्ट लेते हो ना तो जिस पर आप टेस्ट करते हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो सब्जेक्ट की एबिलिटी और उसी को जैसे बच्चे को दिया गया टेस्ट के लिए तो वो क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है तो वो आइडियाज को इस तरह से एलाबोरेट करता था जिस तरह से, तो वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव माना जाता था। इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने पाया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। Abstractness of titles, degree beyond leveling based on idea that creativity requires an abstraction of thought, unearthed thought, मतलब ऐसा thought। It measures the degree of a title moves beyond concrete leveling of the pictures drawn। मान लीजिए कि कुछ भी उसको दिखाया गया और वो एकदम अलग सा चीज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कि कोई लाइन कहा जाए उसको ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो ऐसा ड्रॉ किया जो कि बिल्कुल यूनिक है, तो ये कॉन्क्रीट लेवलिंग ऑफ द पिक्चर्स ड्रॉन। तो ये एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल भी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। रेजिस्टेंस टू प्रीमैच्योर क्लोजर, द डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल ओपननेस बेस्ड ऑन बिलीफ दैट क्रिएटिव बिहेवियर जो होता है ना, वो एक पर्सन को क्या बोलता है कि वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास होता है और वो अपना माइंड ओपन रहता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम उसको दिया गया क्रिएटिव आदमी उसके कई तरह से सोचता है, कई डायरेक्शन से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने सारे सॉल्यूशंस लाता है और उसके माइंड जो होता है उसका ओपन होता है, ओपन माइंड से सोचता है तो बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं और उसमें जो सबसे यूनिक आइडिया होता है उसको लिया जाता है, उसे क्रिएटिव आइडिया के अंदर रखा जाता है। तो इस थ्योरी के अनुसार कंफ्लुएंस क्रिएटिव पीपल वो होते हैं जो बाई लो एंड सेल हाई इन द रिलम ऑफ आइडिया। मतलब क्या है बाई लो, मतलब क्या करते हैं, बाई लो खरीदते कम दाम पर और
सेल करते हैं हाई दाम पर। ये एक फ्रेज है। तो इस फ्रेज को हम समझते हैं, इसका क्या मतलब है। कॉन्फिडेंस कि बाइंग लो का मतलब होता है कि परस्यूइंग आइडियाज दैट आर अननोन और आउट ऑफ फेवर बट दैट हैव ग्रोथ पोटेंशियल। मतलब क्या है कि वो अपना आइडियाज जो मन में आ रहा देते जा रहे हैं, उसमें उनका मतलब कोई ये नहीं। ऑफन व्हेन दीज आइडियाज आर फर्स्ट प्रेजेंटेड दे एनकाउंटर रेजिस्टेंस। जब वो आइडिया देते हैं तो लोग उसका माहौल भी उड़ाते हैं, उसे उसका विरोध भी करते हैं। तो लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अपने आइडियाज देते हैं और कभी कभी वही आइडिया क्लिक करता है। तो क्रिएटिव इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपने रेजिस्टेंस को फेस करते हैं, जो लोग विरोध करते हैं उसको फेस करते हैं और उसके बाद वो डटे रहते हैं अपनी बात पर। तो क्या होता है कि फिर वो हाई सेल होता है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट न्यू अनपॉपुलर आइडिया। तो उसके बाद वो फिर उस पर डटे रहते हैं, फिर नया भी सोचते हैं। तो इस तरह से उनका आइडियाज बढ़ता चला जाता है। तो ये रिसर्च इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क ने ये कहा कि सपोर्ट ऑफ दिस मॉडल दिस रिसर्च हैज यूज्ड टू स्ट्रक्चर। अब देखिए, अभी इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है क्रिएटिविटी का कि वो कैसे कैसे उदाहरण। राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज यूजिंग अनयूजुअल टाइटल्स कहा गया बच्चों को। तो क्या लिखा था, ऑक्टोपस स्नीकर्स। और सोचिए कितना ये अनयूजुअल टाइटल है। तो इस तरह का टाइटल लेके जो आएगा वो बहुत क्रिएटिव माना जाएगा। ड्राइंग पिक्चर्स विद अनयूजुअल थीम्स, द अर्थ फ्रॉम एन इंसेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, नोबडी कैन थिंक ऑफ दैट। तो जो लोग क्रिएटिव होंगे वो इस तरह का सोच रखेंगे कि अर्थ इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिखता है। तो इस तरह का जो टॉपिक्स लेते हैं, ऑक्टोपस स्नीकर्स, इस तरह के ऑक्टोपस के जूते। आप सोच रहे हैं ऑक्टोपस के जूते, ऐसे टाइटल वाले, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। तो ये सब सोच रखने वाला निश्चित ही क्रिएटिव व्यक्ति होता है। डिवाइडिंग क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट्स फॉर बोरिंग प्रोडक्ट्स लाइक कफलिंग्स, ठीक है, इसका कफलिंग्स के लिए। फिर सॉल्विंग अनयूजुअल साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाउ वी कुड टेल इफ समवन हैड बीन ऑन मून विदिन द पास्ट मंथ। अब कोई ये सारी चीजें जो सोच से परे है, इस तरह के लाइंस जो बोलते हैं दे आर क्रिएटिव और ऐसे लोगों की आइडियाज को क्रिएटिव आइडियाज कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी बिल्कुल हमेशा लीक से हटकर चलने की चीज होती है और बिल्कुल नया कुछ निर्माण करने का, और जिससे शुरू में बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है वो उस पर डटा रहता है, वो लोगों के मजाक से या क्रिटिसिज्म से घबराता नहीं है और अपनी दिन में उस चीज को लेकर आगे बढ़ता है। वो बाद में चलकर वो समाज के लिए उपयोगी बनता है, नई थ्योरीज बनती है। और इसमें उदाहरण के लिए हमने देखा कि मोनालिसा की पेंटिंग या थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह की चीजें जो है वो क्रिएटिविटी के अंदर आती हैं, जिसका पहले कोई निर्माण नहीं किया था। अभी आप भारत में ही देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो कंपटीशन हुआ था उसके आप साइट पे जाकर देखिए कितने सारे आइडियाज आए हैं, जितने सारे ऐप बने हैं, जितने सारे स्टार्टअप्स हैं, सारे क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं। और इन सब पर कभी किसी ने सोचा नहीं था। वो आज के समय में क्रिएटिव, आज के समय लोग क्रिएटिव ज्यादा हैं और क्रिएटिविटी पे काम ज्यादा हो रहा है। So that's all for today. Thank you.